नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जनपद सहारनपुर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी योगेश दहिया ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद हलचल इंडिया से खास मुलाकात की, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार और नरेंद्र मोदी पर जमकर कटाक्ष किए। प्रथम चरण के मतदान को लेकर सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था, जहां पर सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी जोर आजमाइश की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी योगेश दहिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां उनके समर्थक भी उनके साथ कलेक्ट्रेट में पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सहारनपुर योगेश दहिया ने कहा कि उन्हें जनता में भरोसा है, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ही जनता चुनेगी। योगेश दहिया ने एक खास मुलाकात में कहा कि गठबंधन उनके सामने कहीं भी नहीं, जनता सब जानती है और जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। नमस्कार, मैं पारस पवार सहारनपुर से और हलचल इंडिया 24x7 न्यूज चैनल में आज हमारे साथ हैं लोकसभा सामने चुनाव के आम आदमी के पार्टी योगेश दहिया जी। योगेश दहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। धन्यवाद। योगेश दहिया जी, हम आपसे पूछते हैं कि 2019 लोकसभा सामान्य चुनाव है, आम आदमी किस प्रकार से किन मुद्दों को लेकर पार्टी आपकी आई है? देखिए, सहारनपुर में वैसे तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी मुख्यतः जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सरकारी शिक्षा है, यहाँ का कारोबार जो सिमट के बहुत 5वें हिस्से पर पहुंच गया है, 1500 करोड़ से 300 करोड़ पर आ गया है, और रोजगार के नाम पर जो ये सहारनपुर टापू बना दिया गया है, इन मुद्दों को लेकर हम लोग 2019 के चुनाव में जनता के बीच में खड़े हैं। गठबंधन को किस तरह से आम आदमी पार्टी देखती है? देखिए, आज पूरा देश गठबंधन पे चल रहा है। भाजपा करीब 40 दलों के साथ गठबंधन बनाए हुए है, कांग्रेस का भी एनडीए का गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश की जो लोकल यहाँ की पार्टियां थी सपा और बसपा, उनका भी गठबंधन है। तो सभी दलों के पास अपने मुद्दे न होके गठबंधन के संयुक्त रूप में वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव दहिया जी, आपको ही आम आदमी को ही पार्टी को ही जनहित वोट कैसे करें? बिल्कुल सही आपने कहा है। मैं 1996 से सामाजिक जीवन में यहाँ पर हूँ, 2009 से आंदोलनकारी जीवन में यहाँ हूँ, पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। 2014 में भी मैंने यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा था, 2019 में भी मैं जनता के बीच में हूँ। जनता जानती है कि किसानों की लड़ाई पर किस तरह हमने मुद्दों में जीत हासिल की थी, और सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे दिल्ली का मॉडल पूरी जनता के सामने है। दिल्ली यहाँ से दूर नहीं है, और सभी के या तो वो स्वयं जाते हैं या रिश्तेदार हैं, और उन्हें पता है कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो चुकी है। हरियाणा के बल्लभगढ़ महिला पुलिस थाने में एएसआई ने आरोपी को दबंगई दिखाते हुए पीट दिया, जहां आरोपी युवक बचने के चक्कर में तीसरी मंजिल से नीचे जा गिरा, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी तक आपने देखा और सुना होगा कि पुलिस लोगों को मौत के मुंह से बचाने का काम करती है, मगर बल्लभगढ़ महिला थाने में कुछ उल्टा ही मामला सामने आया, जहां एक महिला एएसआई ने युवक को खुद मौत के मुंह में धकेल दिया। दरअसल मामला जिला अदालत फरीदाबाद का है, जहां एक बलात्कार के आरोपी को महिला एएसआई सुमन अदालत में पेश करने पहुंची थी। पुलिस वाली की दबंगई जागी और उसे तीसरी मंजिल पर ही पीटना शुरू कर दिया। पिटाई से बचते बचते युवक तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया, जिसे पास के ही निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। महिला एएसआई सुमन की दबंगई का खुलासा खुद बलात्कार का आरोप करने वाली पीड़ित युवती ने जिला अस्पताल में किया है, जहां युवती ने बताया कि एएसआई सुमन ने उसके ऊपर दबाव बनाया और जबरदस्ती युवक पर बलात्कार का मामला दर्ज करवाया, जबकि वह युवक से प्यार करती है और युवक भी उससे प्यार करता है। इतना ही नहीं, युवक उससे शादी भी करने के लिए तैयार था और वह भी उससे शादी करना चाहती थी। दोनों का प्रेम प्रसंग था और दोनों पक्ष के घर वाले भी तैयार थे। इतना ही नहीं, दोनों परिवारों ने शादी के लिए सहमति भी जता दी थी। उसके बाद भी एएसआई सुमन नहीं मानी और यह हादसा घटित हो गया। वहीं एसीपी महेंद्र की माने तो बलात्कार के आरोपी के अदालत की तीसरी मंजिल से नीचे गिरने का मामला प्रकाश में आया है और परिवार एएसआई सुमन पर आरोप लगा रहा है। सुमन ने आरोपी के साथ अदालत की तीसरी मंजिल पर मारपीट की, जिससे बचने के लिए वह नीचे गिर गया। इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी और आरोपी अगर महिला एएसआई सुमन होगी तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसको अरेस्ट किया गया था, वहाँ से ये हादसा हुआ है और जिसकी अभी उसको तुरंत एडमिट करवा दिया गया है मेट्रो हॉस्पिटल में। बाकी आगे से इंक्वायरी कर रहे हैं। वो बंदा कौन है और कौन सी मंजिल से गिरा है?
देखो नाम तो नहीं बताएंगे आपको, किस मंजिल से गिरा है अभी ये पता चला। उस पर एक आरोप लग रहा है पुलिस पर कि वहाँ कोर्ट परिसर में ही मार रही थी। देखिए अभी परिजन ने बात मुझे बतलाई है, इसकी मैं प्रॉपर इंक्वायरी कराऊंगा। वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं तो वो भी सामने बात आ जाएगी। अगर ये आरोप सत्य होता है तो क्या कार्रवाई, किस तरह कार्रवाई की जाएगी? प्रॉपर इंक्वायरी होगी, उसकी जैसा बनेगा उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी फिलहाल क्या कर रही है? फिलहाल तो आपके सामने है मौजूद जी, इन्होंने एप्लीकेशन उसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं, किस तरह से कार्रवाई? तो क्या लड़की ने क्या पहले कोई झूठी शिकायत दी हुई है? इसका मतलब कोई शिकायत दी है लड़की ने उसके खिलाफ? किसके खिलाफ? लड़के के खिलाफ शिकायत दी, जब तक एफआईआर दर्ज हुई है फिर इसको अरेस्ट किया गया है। लड़के और लड़की के दोनों परिजनों का कहना है कि वो अपनी रजामंदी से शादी करने वाले थे कल के दिन। 376 दोनों परिजनों ने लिखे देख लेते हैं, उसका पता करो। लिख के दिया हुआ, 2 दिन का टाइम मांगा था, 2 दिन ठीक है। 376 धारा क्यों लगाई गई सर? 376 सेक्शन की जो ऑफेंस है वो बना होगा तभी लगाएगी होगी ना। नहीं तो ऐसी तो घटना थी नहीं, वो तो दोनों राजी थे, दोनों शादी करने के लिए राजी थे, फिर भी लगाई गई। मैटर ये आपने अभी बताया है, दोनों पक्ष हमने पूछा था तभी ये सामने मामला है। सवाल है, अगर लड़की जो बात कह रही है कि मैडम ने बहुत टॉर्चर किया है लड़के को और मारा भी है, मारते हुए परिषद में कोर्ट में वो लेकर गई है, जैसे तो घटना घटी है, अगर मैडम के ऊपर ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? तो मैडम उसमें जो अगर ये आरोप सिद्ध होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, प्रॉपर कार्रवाई होगी। ये रात को सुमन ने चौकी मुझमें पीटा महिला थाने में। रात को क्या गया कि मैं राजीनामा कराना चाहती हूँ और लड़की लड़का शादी करने को तैयार है, लेकिन सुमन उसकी शादी नहीं होने दी। बार-बार सुमन महिला थाने में 1 स्टार है। मेरे को तो पता ही नहीं चला, मेरे को तो चौकी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मुझे यही नहीं पता केस किसके हाथ में क्या हो रहा है। लेकिन मेन चीज है सुमन, लड़की भी कह रही है, लड़की से आप बात कीजिए, लड़की भी सुमन का ही नाम ले रही है कि मैं राजीनामा करना चाहती थी, सुमन नहीं होने दे रही है। किसी पुलिस वाले ने लड़की की माँ ही बताएगी तो उसको थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया गया है। इस बारे में नहीं पता क्योंकि मैं अंदर नहीं गई हूँ, मैं फर्स्ट टाइम गई थी या फिर रात को गई हूँ या फिर अब आई हूँ। लेकिन जहाँ तक भी पता चला है कि सुमन नहीं होने दे रही। महिला अपनी विधायक के कारण चुप थी कि हमारे विधायक जी ने ये बोला कि बेटा थोड़ा शांति पकड़ो, बात करते हैं, थोड़ा बिजी थे वो, इस वजह से विधायक जी ने भी फोन कराया सुमन को कि ये गलत कराया आपने, वो महिला अध्यक्ष है बल्लभगढ़ की, आप लोगों ने गलत किया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से दाखिल किए गए 22 नामांकनों में से 12 नामांकन खामियों के कारण रद्द कर दिए गए। इनमें एक नामांकन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ओमवीर का भी है। 2019 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद नामांकन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में प्रथम चरण में चुनाव को लेकर कुल 22 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से समीक्षा के बाद जिला प्रशासन ने खामियां पाए जाने पर 12 नामांकन पत्रों को निरस्त कर 10 नामांकन पत्रों को स्वीकृत कर लिया। निरस्त हुए नामांकन पत्रों में एक नामांकन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के उम्मीदवार ओमवीर सिंह चौहान का भी है। नामांकन पत्र निरस्त होने की जानकारी के बाद ओमवीर सिंह ने सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर कार्य करने को लेकर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। समीक्षा के बाद 12 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए और 10 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों पर स्वीकृति लगाई गई है। 10 स्वीकृत उम्मीदवारों में से एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं, 4 निर्दलीय उम्मीदवार हैं और 4 रजिस्टर्ड पार्टियों के उम्मीदवार हैं। किस आधार पर किसका नामांकन निरस्त हुआ उसकी जानकारी उम्मीदवारों को दे दी गई है। देखिए, कुल 22 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन अपना आवेदन यहाँ भरा था, नामांकन पत्र दाखिल किया था और समीक्षा के समय 12 जो उम्मीदवारों के जो पर्चे हैं वो अस्वीकृत हुए हैं और 10 उम्मीदवारों के पर्चों को स्वीकार किया गया है। इसलिए अब आज की डेट में स्क्रूटनी तक हमारे पास 10 वैलिड उम्मीदवार हैं। देखिए, इसमें जो 10 उम्मीदवार जो वैध है उसमें तो एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के एक प्रत्याशी हैं, एक जो प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उसके प्रत्याशी हैं, इसमें 4 निर्दलीय हैं और 4 जो है रजिस्टर्ड पार्टीज के उम्मीदवार हैं। इसमें बाकी किस आधार पर किसका नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुआ है उसकी विस्तृत सूचना अभ्यर्थी को भी उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा जो हमारा समीक्षा कक्ष था न्यायालय जिलाधिकारी, उसके नोटिस बोर्ड पर भी इसको चस्पा कर दिया गया है। तो कई प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन जो है जो सत्ताधारी दबाव में काम कर रहा है, हमारे जो नामांकन है वो निरस्त किए गए। इनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी शामिल है।
प्रशासन और भारत निर्वाचन आयोग पूरे निर्वाचन को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, नियमानुसार और शुचिता के साथ कराने के लिए कटिबद्ध है और उसकी पूरी हमारी तैयारी, उसकी हमें पूरी जानकारी है। किसी भी फोरम पर कोई भी अपना पक्ष रखने के लिए हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। जनपद शामली के कांधला इलाके के गांव फतेहपुर में नहर की पटरी टूट जाने के कारण खेत में खड़ी किसानों की फसल तबाह हो गई, जहां गुस्साए किसानों ने मुआवजा न मिलने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के पूर्वी नहर पटरी से सटे गांव फतेहपुर का है, जहां सैकड़ों किसानों की नहर पटरी टूट जाने से खेतों में पानी भर गया, जिसके कारण सैकड़ों बीघा गेहूं और गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि पूर्वी यमुना नहर पटरी टूट जाने से उनकी फसलें बर्बाद हो गई है, जिस कारण किसान भुखमरी की कगार पर पहुँच गए हैं। गाँव के दर्जनों किसानों ने गाँव में हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी व प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर मुआवजे की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मुआवजा नहीं दिया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वह किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। किसानों ने सिंचाई विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिंचाई विभाग ने कई बार लिखित शिकायत होने के बाद भी नहर की पटरी को सही नहीं कराया, जिस कारण यह हादसा हो गया। हम लोगों ने प्रदर्शन इसलिए किया कि कल सुबह 4 बजे से ये नहर टूटी हुई है, पूर्वी यमुना नहर है ये, और ये टूटी हुई है नहर सिंचाई विभाग वालों की लापरवाही से। उन्होंने जो है झैल का रास्ता नहीं खोल रखा था, इस वजह से ये नहर जो है पानी का ओवरफ्लो होने के बाद ये यहाँ से टूट गई। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं, जो हमारे यहाँ सैकड़ों किसान हैं, इनकी लगभग 1000-1500 बीघे का रकबा जो है इस नहर के पानी के टूटने की वजह से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हो गया है। तो हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए, जिससे हमारे नुकसान की थोड़ी भरपाई हो सके। हमने इसलिए प्रदर्शन किया कि नुकसान तो हमारा बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुका है भाई साहब। हम सुबह कल 6 बजे झैल पर पहुंच चुके थे, झैल बंद पाई वहां पर। हम जैसे झैल कर्मी को बुलाया खले, वो अपनी चाबी भी घर भूलिया, बोले मेरी चाबी भी नहीं रही। ये फावड़ा लेको हमारे साथ आया, हमने बहुत कोशिश करी बंद करने की, परंतु नहर नहीं बंद हुई। पानी इतना ज्यादा था कि हमारे 2-3 जो युवा लड़के थे वो भी पानी के आगे धार में बह गए। तो कितना नुकसान होगा? नुकसान तो 1500 के करीब हो रहा। सभी का गेहूं पर शीट जो अभी वो थे वो भी खत्म हो गए, वो तो जमीन नहीं पाओगे, पर गेहूं तो खत्म हो गए। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि सरकार में मुआवजा दे, वरना हम इस चुनाव के भी खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमने मुआवजा नहीं मिला हम वोट भी डालने नहीं जाएंगे, हम कोई मतदान नहीं करेंगे जब तक हमें मुआवजा नहीं मिला। किससे मांग करते हो? हम मांग ये करते हैं सरकार से। ठीक। उत्तराखंड के विकास नगर स्थित साई सांची इंटरनेशनल स्कूल द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने जागरूकता को लेकर नाटक प्रस्तुत किए। देहरादून के विकास नगर में सांची इंटरनेशनल एकेडमी के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस जागरूकता अभियान में बच्चों के अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल ने उंगली पर तिलक लगाए अभियान के अंतर्गत कहा कि मजबूत लोकतंत्र में मतदाता की अहम भूमिका होती है। मजबूत लोकतंत्र के लिए देश के हर मतदाता को मतदान करना चाहिए। मतदाता मजबूत लोकतंत्र की अमूल्य, अतुल्य, अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण कड़ी होता है, इसलिए मतदान अवश्य करना चाहिए। मैं आप सभी को यह विदित कराना चाहती हूँ कि आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साई सांची इंटरनेशनल एकेडमी के छात्र छात्राओं ने विकास नगर में जगह जगह पर मतदान कीजिए की जागरूकता पर सभी लोगों को जागरूक कराया और उन्हें ये एक ज्ञान दिया कि हमें मतदान अवश्य करना चाहिए। मैं साई सांची परिवार की ओर से अभिभावकों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारा इस नुक्कड़ नाटक में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। उत्तराखंड के देहरादून में ऐतिहासिक झंडा मेला आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुगण झंडा साहिब के दर्शन करने के लिए पहुंचे। देहरादून में ऐतिहासिक झंडा मेले का आयोजन किया गया। झंडा साहिब के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने मेला स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, जहां पर सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर और हैंड मेटल डिटेक्टर से निगरानी रखी गई। इस दौरान जालंधर से आए हरजोत सिंह ने 95 फीट ऊंचे झंडे की दर्शनी गिलाफ चढ़ाया। मान्यता है कि यह मेला 400 साल पुरानी सभ्यता से चला आ रहा है।
प्रथम चरण के मतदान को लेकर नामांकन के आखिरी दिन दिग्गज नेताओं ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जहां उत्तराखंड के टिहरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रथम चरण के मतदान को लेकर सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था, जहां पर तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और टिहरी सीट से लोकसभा प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां वे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी प्रीतम सिंह रथ यात्रा को लेकर अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर निकले। आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सीओ जॉनसट सोमेंद्र नेगी और रामराज थानाध्यक्ष राजेंद्र गिरी ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीओ जॉनसट सोमेंद्र कुमार नेगी व थाना अध्यक्ष रामराज राजेंद्र गिरी ने पुलिस टीम में आईटीबीपी की फोर्स के साथ रामराज थाना क्षेत्र में पैदल मार्च किया। यह फ्लैग मार्च गांव पुट्टी इब्राहिमपुर से हासपुर, ग्राम देवल, अहमदवाला, हंसावाला सहित दर्जन भर गाँव में निकाला गया, जहाँ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रामराज पुलिस एक बार फिर चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी कमर कसे हुए है। इस दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्रवासियों से अपील की गई। वहीं निर्भीक होकर वोट देने की भी अपील की गई। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए और लोगों में विश्वास जताने के लिए कि वो जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं, उनको कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा और ऐसे तत्वों को जो असामाजिक तत्व हैं और चुनाव में गड़बड़ी करने की प्रयास में होंगे तो उनको जो है सतर्क करने के लिए फ्लैग मार्च कराया जा रहा है कि वो सतर्क हो जाए। अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी करेंगे तो उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी और आम जनता को पूरी तरीके से जो है ये हम विश्वास दिला रहे हैं कि वो किसी प्रकार से चिंतित न हो और निष्पक्ष होकर के जिसको चाहे स्वच्छंद होकर के वोट करें, निर्भीकता के साथ वोट करें। सर, ये फ्लैग मार्च किन किन गाँवों में निकला है? ये फ्लैग मार्च हमारा अभी तो हासिमपुर पुट्टी में किया है, इसके बाद इब्राहिमपुर पुट्टी में किया है, इसके बाद हासमपुर जाएंगे, नीला जलालपुर और देवल और उसके अलावा खादर में और कुछ गाँव हैं, वहाँ पर हम जनपद बागपत में फिल्मी स्टाइल से बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्टर का अपहरण किया। सभी बदमाश पुलिस की वर्दी में आए और व्यापारी को स्कॉर्पियो कार में डालकर ले गए। ये पूरी घटना एक होटल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बागपत में दिन दहाड़े NH 709B से एक ट्रांसपोर्टर के अपहरण की वारदात से हड़कंप मच गया है। अपहरण की वारदात को अंजाम स्कॉर्पियो कार सवार आधा दर्जन बदमाशों ने दिया है, जो पुलिस की वर्दी में आए थे। हालांकि यह पूरी वारदात हाईवे किनारे एक होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं हाईवे से हुई अपहरण की वारदात के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गए। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो किसी थाने की पुलिस की आशंका जताई जा रही है और खाकी में बदमाशों के होने के कारण आसपास के थानों से भी पता किया जा रहा है। दरअसल पूरी वारदात कोतवाली बागपत क्षेत्र के NH 709 दिल्ली यमुनोत्री हाईवे की है, जहां ट्रांसपोर्टर साजिद हाईवे पर किसी काम के लिए आया हुआ था। इसी बीच एक स्कॉर्पियो में सवार आधा दर्जन कुछ युवक वहां पर पहुंचे, जिनमें कुछ लोग पुलिस की वर्दी में भी थे और खुद को बागपत कोतवाली पुलिस बताकर साजिद को जबरन गाड़ी में बैठा कर ले गई। वहीं जब इसकी सूचना किसी ने परिजनों को दी तो परिजनों ने कोतवाली पुलिस से संपर्क किया तो उन्होंने ऐसी जानकारी होने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद परिजन और पुलिस ने हाईवे स्थित एक होटल का सीसीटीवी खंगाला, जिसमें यह वारदात कैद हो गई थी। वहीं परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए किसी भी क्रिमिनल हिस्ट्री से इनकार किया है। वहीं पुलिस अधिकारी की माने तो आसपास के जनपदों की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है और आशंका जता रहे हैं कि कहीं किसी जनपद की पुलिस तो नहीं ले गई। फिलहाल दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मैं घर पे लेटा हुआ था, छोटा भाई आया हमारा यहाँ पे हाजी असलम के पास में, उसकी गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का काम है। आने के बाद में उनसे बातचीत कर रहा था, उन्हें कोई स्कॉर्पियो आई, गाड़ी HR 51 नंबर की 1451 BB 4303 आई। आने के बाद में हाजी के पास तो उठा के ले गई। उन्होंने पूछा क्या बात है, कहाँ से आए, कहाँ से, कोई बात नहीं, यहीं से बागपत थाने से। और बागपत थाने को कोई इतला नहीं है। मुझे कॉल पहुंची, यहाँ से मैं सो रहा था, सोने के बाद में मुझे पता लगा कि मैंने थाने को कॉल की इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब कहने लगे राजन यहाँ पे कोई इतला नहीं है। किस तरह के कपड़े पहन रखे थे उन्होंने? कुछ नहीं तो वर्दी बता रहे हैं ये लोग, पुलिस वाली वर्दी, पर बता के ये नहीं गए कहाँ से थाने से हूँ या कौन सी इतला है। या बागपत थाने को इतला देनी चाहिए इनको। कोई मुलजिम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है भाई, छोटा भाई है मेरा। कोई मुलजिम हो तो मुलजिम पर हमें भी इतला होनी चाहिए किसी बारे के, भाई उसको मुलजिम से ले जाना चाह रहे हैं हम।
तो ऐसी कोई अधिकारियों को सूचित कर दिया आपने? जी मैंने अधिकारियों को कर दिया, 100 नंबर कॉल करा दी मैंने। उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दीजिए, मैंने एप्लीकेशन भी दिलवा दी है और बाकी इतना चारों तरफ वायरलेस चल रहे हैं। बाकी वो कह रहे थोड़ी देर रुकिए, अभी बता देते हैं हम कोई भी चीज़ की। सीओ साहब भी आए थे मेरे पास अभी, उन्होंने और कप्तान साहब की कॉल भी आई थी, उन्होंने उनके प्यारों की उन्होंने कहा कहने मैं करा रहा हूँ, देखभाल करा रहा हूँ, फौरन बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे राशिद नगर है, वहाँ पे आज एक व्यक्ति को वहाँ से कुछ लोग पुलिस की वर्दी में थे और उन लोगों ने गाड़ी में उसे पूछताछ करके अपनी गाड़ी में बिठा करके ले गए हैं। वहाँ एक व्यक्ति और खड़ा था जिससे वो जो लड़का था जिसको ले गई है पुलिस, वो व्यक्ति बात कर रहा था, उसने पूछा भी तो उन्होंने बताया कि हम पुलिस वाले हैं, इसको ले जा रहे हैं। इसमें छानबीन की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ना कोई इशू है जिसमें पुलिस पूछताछ करने के लिए कहीं ले गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है। हम छानबीन कर रहे हैं कहाँ की पुलिस है और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस वाले अगर ले गए तो उनको यहाँ के लोकल पुलिस को खबर करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया है। हम छानबीन कर रहे हैं और बाकी जितनी आवश्यक कार्रवाई है हम कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि बागपत पुलिस बताया उन्होंने उठाते वक्त? नहीं, देखिए उन्होंने बागपत पुलिस तो नहीं बताया, लेकिन परिजनों ने एक व्यक्ति जिससे वो लड़का बात कर रहा था, उन्होंने ये पूछने पर बताया कि हम यहीं से आए हैं। तो उनका इशारा यही था कि हम लोकल पुलिस वाले ही हैं। लेकिन जिस तरह से उसको ले गया है और जिस तरह से हमारे यहाँ किसी थाने को कोई जानकारी नहीं है, उससे ऐसा लग रहा है कि संभवतः वो यहाँ की पुलिस नहीं थी, आसपास के जनपदों की पुलिस हो सकती है। हमारे आसपास में 2-3 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे पूछवा रहे हैं, उनके कंट्रोल रूम से हमने मैसेज फ्लैश करा है और बगल में हरियाणा भी है, हरियाणा से भी पता कर रहे हैं। एसएसपी सहारनपुर दिनेश कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने गागलहेड़ी के गांव महमूदपुर तिवाई में हुई युवक की हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर तिवाई का है, जहां 4 मार्च को युवक शोएब की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें वादी द्वारा जांच को मंडी थाना प्रभारी प्रेमवीर राणा को हस्तांतरित कराई थी, जिसमें थाना मंडी पुलिस ने हत्या का सफल अनावरण करते हुए 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल, मेड इन यूएसएस, 2 जिंदा कारतूस और एक ऑल्टो कार बरामद की है। पकड़े अभियुक्त मतीन ने बताया कि मृतक का उसकी छोटी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस पर उसने अपने साथियों की मदद से शोएब की हत्या कर डाली। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने मामले का खुलासा किया। ग्राम सैयद माजरा है थाना गागलहेड़ी का, उसमें 4 तारीख की शाम को जो वहाँ के प्रधान जी थे, उनके पुत्र को गोली मार के किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था और इस पर हमारे थाना गागलहेड़ी और की पुलिस ने और सर्विलांस ने पहले काम किया और काफी आगे तक इसको जो है आगे अंजाम तक पहुंचा दिया। बाद में वादी के कहने पर ये अभियोग जो है इसकी विवेचना थाना मंडी आई और इन तीनों के संयुक्त प्रयास से इसका खुलासा हुआ है। 22 तारीख को कुछ मुलजिमों के नाम प्रकाश में आए थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने में और हत्या में प्रयुक्त जो असलाह था, जो कि एक पिस्टल है नंबर 2 की, मतलब देसी पिस्टल है, एक काफी अच्छी पिस्टल है, उसको जिससे हत्या करी गई थी उसको उन्होंने बरामद किया है और इस घटना का पूरा खुलासा। क्यों करी थी हत्या? देखिए, जो अभी तक के साक्ष्य आए हैं उससे ये प्रतीत हो रहा है कि संभवतः जो इसमें एक मुलजिम है उसकी बहन से मृतक के कुछ जो है कोई प्रेम प्रसंग होने की बात जो है जानकारी में आ रही है। इसकी तस्दीक करी जा रही है कि इसकी किस हद तक सच्चाई है। उसी के आधार पे, उसी शक के आधार पे मुलजिम ने इसकी मृतक की हत्या की। हाँ, ये पिस्टल जिस व्यक्ति के द्वारा मुहैया कराई गई थी उसका नाम शहजाद है, वो भी ग्राम सैयद माजरा का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। जिन्हें लाइसेंसी पिस्टल नहीं है, भट्टे में काम करता है और उसका कहना तो ये है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसने पिस्टल जो है कहीं से प्राप्त किया था। इसका जो मूल स्रोत है उसके बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक हुई है कि पिस्टल जी नहीं, विदेशी पिस्टल नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छी बनी हुई देसी पिस्टल है, 32 बोर की पिस्टल है, जिसको बरामद किया गया। उसी के द्वारा अभियुक्तों को जिन्होंने हत्या करी है उनको आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 2 अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल व तमंचों के साथ गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है, जिसको लेकर सहारनपुर पुलिस भी मुस्तैद है। एसएसपी सहारनपुर दिनेश कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग अभियान के दौरान थाना सदर बाजार पुलिस ने जनमंच से बाइक सवार 2 युवकों को रोक लिया, जिनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए। वहीं जांच करने पर मोटरसाइकिल भी चोरी की मिली, जिस पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों नीरज पुत्र महेंद्र और अरशद फरीदी पुत्र नसीम को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अवैध असलहे के साथ चलने वाले व्यक्ति या अवैध कार्रवाई कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और 2 पहिया वाहन पे 3 सवारी या इस प्रकार के संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत पीछे कई बार आपको मालूम होगा कि यहाँ पे स्मैक, चरस और इस प्रकार की चीजें या अवैध असला वगैरह पकड़ने में मदद मिली है। कल इसी क्रम में बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए चौकी कैंप थाना सदर बाजार की पुलिस को एक सफलता मिली है। ये नीरज नाम का अभियुक्त और इसके साथ में एक अरशद नाम का अभियुक्त है। नीरज पर 11 मुकदमे लूट के और इससे संबंधित है, कई बार जिला बदल भी हुआ है। उसको कल पुलिस ने रैंडम चेकिंग में उसको गिरफ्तार किया है और ये प्रमाणित किया है कि इस प्रकार से जो चेकिंग लगातार चलती रहती है शाम को, तो इसमें पुलिस अगर कार्रवाई करे तो एक मुलजिम जो कि कुछ घटना करने की फिराक में रहते हैं वो हाथ में आ जाते हैं। तो उसी के क्रम में ये नीरज और अरशद को कल गिरफ्तार पुलिस मुठभेड़ के बाद किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल स्थित रेनबो एकेडमी का वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को परीक्षा फल वितरित किए गए। चरथावल के महादेव मंदिर के पास श्रृंगार वाटिका कंपाउंड में चल रहे रेनबो एकेडमी में सोमवार को बच्चों का परीक्षा फल घोषित किया गया, जिसमें अपनी अपनी कक्षा में प्रथम 3 स्थानों पर रहने वाले बच्चों को स्कूल प्रबंधक अभिषेक बंसल व प्रधानाचार्य शालिनी अरोरा ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रबंधक अभिषेक बंसल ने कहा कि शिक्षा विकास की जननी है, इसे हासिल करना प्रत्येक बच्चे का कानूनी अधिकार है। ऐसे में जरूरी है कि अभिभावक बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की भरपूर कोशिश करें। इसके साथ ही उनमें संस्कार भी विकसित करें, तभी समाज व देश का अपेक्षित विकास संभव होगा। आज हमारे स्कूल में रेनबो एकेडमी में रिजल्ट परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें बच्चों की फर्स्ट सेकंड थर्ड के ये रिपोर्ट कार्ड दिए गए हैं और मेडल पहनाकर बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें सभी बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और सभी बहुत खुश हैं। और हम ये चाहते हैं हमारे स्कूल के बच्चे आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? लगभग 20-25 बच्चे हर क्लास, मतलब सभी क्लास की मिलाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी क्लास में फर्स्ट 2 भी निकले हैं, सेकंड 2 निकले हैं। इस तरह से 20-25 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर स्थित जिला चिकित्सालय में रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। मंगलवार को जनपद मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। शिविर का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर PS मिश्रा द्वारा किया गया। इस दौरान रोटरी क्लब मिड टाउन के पदाधिकारियों और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने रक्तदान किया। वहीं सभी ने जनता से रक्तदान करने की अपील की, जिससे जरूरतमंद लोगों को रक्त समय पर मिल सके। भारत का प्रसिद्ध सम्राट और रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा संयुक्त रूप से एक ब्लड कैंप आयोजन किया गया। यह आज 24वीं सालगिरह पे सुनील अग्रवाल जी की याद में बनाया गया है। सालगिरह में उपलक्ष्य में रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। हमें ये जीवन में अवश्य दान देना चाहिए, चाहे हमारी सालगिरह हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे बड़ों का कोई भी घर में कोई परिवार का कोई भी कार्यक्रम हो, उस उपलक्ष्य में हमें दान देना चाहिए। 3 महीने बाद आराम से रक्तदान दे सकते हैं, इससे कोई बीमारी नहीं होती। कई लोगों को भ्रांति है रक्त देने से बीमारियाँ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा परिवार कई सालों से लगातार देता आ रहा और कई बार यूपी गवर्नमेंट की तरफ से माइंड हो चुका है रक्तदान देने के लिए। मैं सभी जनपद वासियों से अपील करता हूँ, रक्तदान देना चाहिए, इससे बड़ा दान नहीं है। आपका यह दान ही किसी न किसी जीवन को बचा सकता है। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, उसे ब्लड चाहिए होता है, अगर आप देंगे तो उसे बच्चा मिलेगा, उसके ब्लड देने से ही उसका जीवन बच जाएगा। तो मैं सभी जनपद वासियों से अपील करता हूँ कि ऐसा पुण्य काम हमें करना चाहिए। और आने वाला 11 अप्रैल को मतदान दिवस है, हमें अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए, हमें अपने मतदान को अच्छा देना चाहिए। आपका दिया हुआ मतदान ही किसी अच्छे प्रतिनिधि को चुन के हमारे लिए जाएगा, तो जनता की सेवा कर सके और जो देश में अच्छा प्रधानमंत्री बन सके। हमें इसके लिए मत से बढ़ाने के लिए योगदान देना चाहिए। आप भी जाना चाहिए, अपने पड़ोसी को भी लेकर जाना चाहिए, हमें मतदान देना अवश्य है। कितने लोगों ने आज इसमें भाग लिया? आज कम से कम हमें 50-60 लोगों की उम्मीद है रक्तदान देंगे। महिलाएं, 18 वर्ष के बच्चे सभी मिलकर सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, रोटरी क्लब परिवार को
मेंबर का भी और सम्राट परिवार के मेंबर का भी जिन्होंने रक्तदान दिया है। अब तक कितने यूनिट आए हैं? अब तक 25 यूनिट आ चुके हैं और आने की उम्मीद है। 50-60 लोगों का नाम लिखा रखे हैं और उम्मीद है ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। अभी भी लोग आ रहे हैं और रक्तदान चल रहा है। ये बड़ा अच्छा कैंप रहा है। हम सभी से अपील करता हूँ कि ऐसे किसी भी ऑप्शन के अपने जन्मदिन हो, सालगिरह हो, बच्चे का जन्मदिन हो, हमें ऐसा काम करना चाहिए। इससे बड़ा दान मैं नहीं मानता जीवन में है। जालौन के कोच में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित होने वाले पत्रकार प्रशासन मैत्री मैच को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। जनपद जालौन के कोच में उपजा के तत्वाधान में आयोजित होने वाला पत्रकार और प्रशासन के मैत्री मैच को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पत्रकार भी पूरे दिन भर एसआरपी ग्राउंड में पसीना बहाते नजर आए तो प्रशासन के लोग भी जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वह भी ग्राउंड में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। अच्छी पिच की तैयारी को लेकर रोलर से लेकर जेसीबी का भी प्रयोग ग्राउंड पर किया जा रहा है। अभी हालांकि आधा ग्राउंड अच्छी तरह से बनाया जा सका है, उसी पर प्रशासन और पत्रकार प्रैक्टिस करने में जुटे हुए हैं। वहीं आधा ग्राउंड भी अच्छी तरह से बनाए जाने के लिए पत्रकारों की टीम लगी हुई है। हमारी उपजा हर वर्ष अभी तक पत्रकार और प्रशासन, पुलिस या न्यायालय मैत्री मैच कराती रही। इसी के तहत हमें एक राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर मौका मिला। इस मौका पे हम राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए मतदाता जागरूकता भी करेंगे, जिसमें हम समस्त उपजा के सदस्य पदाधिकारी इसमें सहभागिता करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने का एक पुनीत कर्म करेंगे। और इसके साथ साथ अपने पेपर के और अन्य चैनलों के माध्यम से भी जनता को जागरूक करेंगे। खेल के लिए नए नए तरीके खेल के माध्यम से करेंगे और भी कई तरीके से जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं उस तरीके से हम मतदाता को जागरूक करेंगे और 29 अप्रैल को आने वाले मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का प्रतिशत बढ़ सके, इसका पूरा प्रयास करेगी हमारी उपजा। जनपद जालौन के कोच में रंग पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां भक्तों ने भगवान की पूजा अर्चना कर रंग गुलाल से रंग पंचमी बनाई। जनपद जालौन के कोच में स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर और पंचमुखी महादेव मंदिर पर भक्तों के आने का सिलसिला चलता रहा। रंग पंचमी पर इन मंदिरों में फागे हुई आ रहे श्रद्धालु भक्तों का मंगल तिलक किया गया। वहीं आने वाले भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया गया था। भगवान को खुश करने के लिए महिलाएं एवं पुरुषों ने भक्ति संगीत पर गाने भी गाए और एक दूसरे को गुलाल भी लगाया। श्रद्धालु महिला एवं पुरुष दोनों ही बड़ी अच्छी तरह से संगीत गा रहे थे। मंदिर परिसरों में साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर लाइट तक की समुचित व्यवस्थाएं की गई थी। देर रात्रि तक भक्त भगवान के मंदिरों में माथा टेकते दिखाई दिए और भगवान से मन की मुरादें पूरी होने का आशीर्वाद भी मांगा गया। ये आज का आयोजन रंग पंचमी है, क्योंकि जो मुख्य पर्व होलिका दहन के बाद जो रंग गुलाल की होली दूसरे दिन खेली जाती है और उसके पश्चात आज ये पंचमी है, इसको रंग पंचमी का उत्सव कहा जाता है। इसमें सभी लोग आपस में एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हैं। ये हमारा पारंपरिक त्यौहार है जो चला आ रहा है। आज के त्यौहार को हम जो है पंचमुखी महादेव मंदिर में बड़ी धूमधाम से और पारंपरिक तरीके से हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, जिसमें आज हमने रंगोली भी सजाई और भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया और उनका अभिषेक किया। विशेष आयोजन आज का महिलाओं की भागे हैं। तो ये हुआ है, तो हमने मोहल्ले की सभी माताओं बहनों को, महिलाओं को बुलाया है और वो आई हैं। उन्होंने बड़े ही आनंद और आत्मविभोर से भगवान भोलेनाथ की भागें गाई हैं, उनके गीत भी गाए हैं, भजन भी गाए हैं और आपस में एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर खूब नाची हैं और खूब खुशियां मनाई हैं। तो उनको देखकर हमारा भी हृदय बहुत प्रसन्न है।
देहरादून के भाऊवाला में कांग्रेस के टिहरी लोकसभा से प्रत्याशी प्रीतम सिंह का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। देहरादून के भाऊवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसका संचालन मेघ सिंह ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अभिषेक सिंह मौजूद रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और एकजुट होकर चुनाव में कार्य करने की अपील की। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के पानीपत खटीमा राजमार्ग पर तालड़ा मोड़ के पास कार को बचाने के चलते एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे नाले में पलट गया। सोमवार की देर रात तालड़ा मोड़ के निकट एक कार को बचाने के चलते यह ट्रक अनियंत्रित हुआ था, जिसके चलते यह अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। गनीमत यह है कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। अगर यह हादसा दिन में होता तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। ट्रक ड्राइवर गुरुदेव सिंह निवासी पटियाला ने बताया कि वह ननौता से नजीबाबाद जा रहे थे। गाड़ी ने ब्रेक मार दी कार ने, तो ब्रेक लगाई और धक्का टूट गया गड्डी को। हाँ, पुलिस को सूचना दे। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को और लोकसभा प्रत्याशी हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के समर्थन में उत्तराखंड चौकीदार मजदूर संगठन के संयोजक संजय चोपड़ा की अगुवाई में चौकीदारी अभियान चलाया गया। इस दौरान चौकीदार मजदूर संगठन के संयोजक संजय चोपड़ा ने कहा, आजादी के दशक से अब तक देश के चौकीदार को यदि सम्मान की नजर से देखा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही देखा है। उन्होंने कहा कि उनका यह अभियान 11 अप्रैल तक जारी रहेगा और जितने भी चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी भवनों पर चौकीदारी करते हैं, तमाम उन संगठनों के प्रतिनिधि और जो चौकीदार भाई हैं उन लोगों को यहाँ पर आज प्रतीकात्मक रूप से हमने एकत्रित किया है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सन 47 से लेकर अब तक जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने तमाम देश के चौकीदारों को सम्मान देने का काम किया है और उससे हम लोग आभारी हैं प्रधानमंत्री जी का। और साथ ही 2019 के अंदर ये तमाम चौकीदार, ये ओरिजिनल चौकीदार हैं जो चौकीदारी करते हैं, 24 घंटे की चौकीदारी करते हैं, दिन और रात में चौकीदारी करने का काम करते हैं, अपने बच्चों से बाल बच्चों से दूर रहकर चौकीदारी करने का काम करते हैं। इन ओरिजिनल चौकीदारों का प्रधानमंत्री के प्रति पूर्णतः समर्थन है। और यहाँ से जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। और समर्थन की इस मुहिम में आज हमने प्रतीकात्मक रूप से गंगा किनारे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आज हमने खड़खड़ी, भूपतवाला इत्यादि क्षेत्रों के अंदर जो हमारे चौकीदार भाई हैं उनसे हमने संपर्क स्थापित किया और लगातार हम हर क्षेत्र के अंदर जाएंगे और दिन और रात के अंदर ये देखेंगे कहीं घपला तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी प्रकार का कोई खरीद फरोख्त तो नहीं हो रही है। इस चीज़ पर भी हम चौकीदार के रूप में पूरी चौकीदारी करेंगे। जैसे देश का चौकीदार हमारा प्रधानमंत्री है, इसी प्रकार से हम अपने अपने क्षेत्रों के अंदर चौकीदारी करने का काम करते हैं और बड़े चौकीदार को छोटे के चौकीदार जिताकर पुनः पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे और देश का प्रधानमंत्री बना। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के विख्यात महाभारत कालीन श्री शीतला माता बबरेवाली मंदिर पर लगने वाले मेले का आज ध्वज स्थापना के साथ विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। पड़ाव चौक से माता की अखंड ज्योत व ध्वज यात्रा बैंड बाजों के साथ धूमधाम से मंदिर में पहुंची। ध्वज यात्रा में शामिल सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता के भजनों का गुणगान किया तथा बाद में मंदिर में ध्वज स्थापित किया गया। श्री शीतला माता बबरेवाली की अखंड ज्योत व ध्वज यात्रा पड़ाव चौक स्थित मंदिर प्रबंध समिति के मंत्री अनिरुद्ध शारदा के आवास से सवेरे 8 बजे शुरू हुई, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता की ज्योत को लेकर बैंड बाजों के साथ ध्वज यात्रा में शामिल हुए। ध्वज यात्रा में शामिल सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष बैंड बाजों की धुन पर भजनों में मंत्रमुग्ध होकर माता के जयकारों के साथ चल रहे थे। इस दौरान वातावरण भक्तिमय हो गया। ये मीरापुर से झंडा शुरू होता है और मेले का शुभारंभ होता है कि वहाँ से मीरापुर से झंडा आके यहाँ मंदिर पे आएगा और यहाँ पे आरती वगैरह होगी, झंडे का पूजन होगा, उसके बाद मेला स्टार्ट हो जाता है। ये मेला आज से 4 दिन तक रहेगा। 2 दिन प्रसाद चढ़ेगा, 27 में और 28 में प्रसाद चढ़ेगा। 29 तारीख को ब्रह्मभोज है व रात में जागरण का प्रोग्राम है। 30 तारीख को इसका समापन है। मेले में लगभग कितने श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाएंगे? लगभग 4 से 5 लाख के बीच में मेले में आज श्रद्धालु आते हैं भगत, जो यहाँ प्रसाद आते हैं, जो अपने बच्चों की
कहना चाहिए कि बच्चों की भविष्य के लिए, जिससे उन्हें कोई बीमारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए जब यहाँ पर पूजा की जाती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एसडीएम जांसठ के नेतृत्व में टीम ने चुनाव में शराब व पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाकर कई दर्जन वाहनों की तलाशी ली। दरअसल मंगलवार को एसडीएम विजय कुमार व एसएसटी टीम ने खतौली तिराहे पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हथियार, शराब व पैसे के इस्तेमाल को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान 1 दर्जन से अधिक कारों की तलाशी ली गयी। एसडीएम जांसठ विजय कुमार ने बताया कि तलाशी अभियान के अंतर्गत सभी गाड़ियों की बड़ी गहनता से जाँच की जा रही है। किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग किए नहीं छोड़ा जाएगा। चेकिंग अभियान में एसएसटी टीम के प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह, एसआई संजय कुमार आदि शामिल रहे। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।